जब मेरी दादी की मृत्यु हुई तो मुझे उनकी चीज़ें विरासत में मिली। कुछ पुरानी किताबें, कुछ फोटो एल्बम और एक ऐसी चीज़ जिसे देखते ही मेरी रूह कांप उठी। इंसान जैसी लगने वाली जोकर गुड़िया। वो एक छोटे से लकड़ी के डब्बे पर बैठी हुई थी जिसे पुराने लाल कपड़े से लपेटा हुआ था। इसका चीनी मिट्टी का चेहरा एक बड़ी और भयानक मुस्कान से जम गया था। उसकी रंगी हुई नीली आंखें मंद रोशनी में चमक रही थी। उस गुड़िया ने लाल और सुनहरी रंग के फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और उसकी टोपी पर 2 लंबी घंटियां लटक रही थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ग्रैंडमा ने इस तरह की चीज क्यों रखी हुई थी। मैंने इससे पहले कभी उनके घर पर इसे नहीं देखा था। शायद ये कोई बचपन का खिलौना था या फिर शायद उन्होंने इसे किसी एंटीक शॉप से खरीदा था। जो भी था, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं उसे फेंक नहीं सकता था। आखिरकार ये उनका था, इसलिए मैं उसे घर ले आया। उस रात मुझे पहला सपना आया। मैं अपने बेडरूम में था, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा भारी थी, दम घुटने लगा, मेरा शरीर जम गया। मैं हिल नहीं पा रहा था, यहां तक कि अपना सर भी नहीं घुमा पा रहा था। फिर मैंने उसे सुना, हल्की झंझनाहट, जैसे हिलने की वजह से 2 घंटियां आपस में बज रही हों। वो आवाज मेरे बिस्तर के नीचे से आ रही थी। मैंने सांस लेने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर ने मानने से इनकार कर दिया। और फिर धीरे धीरे कमरे के अंधेरे से एक परछाई सामने आई। एक जोकर गुड़िया, लेकिन अब वो पहले की तरह छोटी नहीं थी। एक किसी जीते जागते इंसान जितनी बड़ी थी। वो मेरे बिस्तर के किनारे खड़ा हो गया। उसके डरावने चेहरे की मुस्कान बड़ी हो गई। उसकी नीली आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो जिंदा हो। मुझे तुम्हें सोते हुए देखना अच्छा लगता है, उसने ऐसी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, जो मजाकिया भी थी और डरावनी भी। मैं भाग जाना चाहता था, उठना चाहता था, वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन फिर उसने झपट्टा मारा। मैं अचानक जाग गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मेरी चादर पसीने से भीग गई थी। ये बस एक बुरा सपना था, मैंने खुद से कहा, सिर्फ एक सपना। फिर मेरी नजर मेरे कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर पड़ी। जोकर गुड़िया वहां बैठी हुई थी। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसे शेल्फ पर ही छोड़ा था। अगली रात ये फिर से हुआ। मैं सपना देख रहा था, लेकिन सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, कमरे में बहुत सन्नाटा था। मैंने अपना सर कोने की कुर्सी की तरफ घुमाया। वो गुड़िया जा चुकी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर घंटियों की आवाज हुई। उन घंटियों की आवाज मेरे बिस्तर के नीचे से आ रही थी। मैं हिल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे एक हाथ गद्दे के कोने से रेंग कर आगे बढ़ा। चीनी मिट्टी की उंगलियां, जिनके बीच में छोटी छोटी दरारें थी। गुड़िया का मुस्कुराता हुआ चेहरा छाया से झांक रहा था। उसकी नीली आंखें मेरी आंखों पर टिकी हुई थी। फिर उसने मुझसे कहा, तुमने मुझे क्यों लिया? मैं चौंक कर उठ गया। मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपना सर कुर्सी की तरफ घुमाया। गुड़िया गायब हो गई थी। जैसे ही मैंने कमरे पर नजर घुमाई, मेरे पेट में दर्द होने लगा। और फिर मैंने उसे देखा। वो गुड़िया मेरे नाइट स्टैंड पर बैठी हुई थी, मेरी तरफ चेहरा करके। मैं अकेला रहता था। अगले कुछ दिनों तक मेरे साथ अजीब घटनाएं घटती रही। मैं गुड़िया को एक जगह छोड़ देता और घंटों बाद वो मुझे कहीं और मिलती। एक दिन मैंने उसे हॉलवे में बने कैबिनेट में रख दिया और नहाने चला गया। जब मैं वापस आया तो वो सोफे पर बैठा हुआ था। मैंने खुद को ये समझाने की कोशिश की कि शायद मैं चीजें भूल रहा हूँ, शायद मैंने ही उसे हिलाया था और अब मुझे याद नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था कि यह सच नहीं था। और फिर एक रात मैंने उसे सुना, एक ऐसी आवाज जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। हंसने की आवाज। मेरे कमरे में हल्की पर ऊंची हंसी की आवाज गूंज रही थी। मैं बिस्तर पर उछल पड़ा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हंसी बंद हो गई। मैंने हिम्मत जुटाई और बिस्तर के किनारे पर झुका। फिर फ्लैशलाइट की मदद से बिस्तर के नीचे देखने की कोशिश की। वो गुड़िया वही थी।
उसकी चौड़ी रंगी हुई मुस्कान बड़ी लग रही थी। मैंने लाइट बंद कर दी और पीछे हट गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे उसे छुटकारा पाना था। मैंने गुड़िया को पकड़ा और नीचे भागने लगा। मैंने बेसमेंट का दरवाजा खोला। ठंडी बासी हवा में कदम रखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे कोने में पुरानी लकड़ी की संदूक दिखाई दी। मैंने गुड़िया को उसमें फेंक दिया और उसे बंद कर दिया। फिर मैं वापस ऊपर की तरफ भागा और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने राहत की सांस ली। अब ये सिलसिला खत्म हो गया था, या फिर मुझे तो लगा उस रात मैंने एक आवाज सुनी, थर्ड थर्ड थर्ड, भारी पैरों की आवाज मेरे बेडरूम के दरवाजे के बाहर से आ रही थी। मैं कसकर चादर को पकड़ लेता हूँ। मेरी सांसें तेज हो गई। फिर एक और आवाज हुई, बच्चे की तरह रोने की आवाज, हल्की लेकिन दर्द से भरी हुई। एक फुसफुसाती आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। उस रात मैं सो नहीं पाया। उसने अगली रात मुझे और भी बुरा सपना दिया। मैं अपने बिस्तर पर था, उठने की कोशिश कर रहा था। मेरी छाती पर मुझे किसी का वजन महसूस हो रहा था, इतना ज्यादा कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने उसे देखा, जोकर गुड़िया मेरी छाती पर बैठी। चीनी मिट्टी से बने हुए उनके हाथों ने मेरा गला दबा दिया। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते? उसने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हारा हो गया हूँ। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरे फेफड़े चलने लगे। फिर मैं बहुत जोर से हांफते हुए उठा। मैं पसीने से भीगा हुआ था। मेरा गला पका हुआ था, जैसे सच में कोई मेरा गला दबा रहा हो। और फिर मैंने उसे देखा। जोकर गुड़िया मेरे कमरे के बाहर पड़ी हुई थी, ठीक मेरे सामने। वो सीधा मुझे ही देख रही थी। मैं एक और रात भी उस घर में नहीं रुक सकता था। मैंने उस गुड़िया को उठाया, उसके एक पुराने लाल कपड़े में बांधा और सीधे अपनी दादी की कब्र पर चला गया। शमशान घाट बिल्कुल सुनसान पड़ा था। ठंडी हवाएं पेड़ों से टकरा कर आवाज कर रही थी। मैं उनकी कब्र के पास जाकर खड़ा हुआ। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरे हाथों में वो गुड़िया थी। मैं नहीं जानता कि आपके पास ये क्यों थी, मैंने कहा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैंने उस गुड़िया को उनकी कब्र पर रखा और जल्दी से पीछे हट गया। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ और फिर जैसे ही मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, मैंने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनने के बाद मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। हल्की सी टनटनाहट की आवाज। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं अपनी गाड़ी की तरफ वापस भागा, इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। मैं उस गुड़िया को दोबारा कभी नहीं देखना चाहता था, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में मैं कसम खाता हूँ कि मुझे उसकी आवाजें सुनाई देती हैं। घंटियों की हल्की डरावनी आवाज, इंतजार करती हुई। ये कहानी थोड़ी बहुत एक जोकर गुड़िया की इस वीडियो पर आधारित है जो इस आदमी को अपनी दादी की विरासत में मिली थी। जल्द ही वो गुड़िया अपने आप पूरे घर में घूमने लगी और वो आदमी इतना डर गया कि उसने रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर शेयर कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। मुझे आज भी वो रात याद है जैसे ये कल की ही बात हो। उस रात ने सब कुछ बदल दिया। इसकी शुरुआत एक फोन कॉल से हुई। मैं आराम से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और बिना सोचे समझे बस फोन स्क्रॉल कर रही थी जब अचानक मुझे एक अनजान नंबर मेरे स्क्रीन पर दिखाई दिया। मेरे मन ने मुझसे कहा कि मुझे इस फोन को उठा लेना चाहिए। हेलो, क्या मेरी बात पॉल कार्टर से हो रही है? दूसरी तरफ से जो बात कर रहा था शायद वो कोई ऑफिशियल था। जी हाँ, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं पोर्टलैंड पुलिस डिपार्टमेंट से ऑफिसर ब्रैडली बात कर रहा हूँ। मैम, आपकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। रूट 17 पर उन्हें एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। एक पल के लिए मेरे आसपास सब कुछ रुक गया। मुझे अपने दिल की आवाज कानों में सुनाई देने लगी। क्या? मेरी आवाज लड़खड़ाई। क्या वो सुनता है? वो सुनता है, लेकिन उनकी हालत काफी खराब है। एम्बुलेंस आ चुकी है और हम उन्हें सेंट मेरीज हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। आप जल्द से जल्द वहां पहुंचिए। मुझे ये तक याद नहीं है कि इस बीच मैंने कब अपने शूज पहने और अपनी गाड़ी की चाबी उठाई। मैं घर से बाहर भागी।
मेरे हाथ इतने जोर से कांप रहे थे कि मेरे फोन मेरे हाथ से गिरने ही वाला था। मैं एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचने के लिए बहुत तेज गाड़ी चला रही थी कि मुझे सड़क ठीक से दिखाई नहीं दी। जब मैं वहां पहुंची तो अंधेरे में लाल और नीली बत्तियां चमक रही थी। वहां का नजारा बहुत बुरा था। फुटपाथ पर टूटे हुए कांच बिखरे थे। मेरी मॉम की गाड़ी के मुड़े हुए हिस्से खिलौने की तरह किनारे पर पड़े थे। पास में एक बड़ा ट्रक रुका हुआ था। ड्राइवर पुलिस से बात कर रही थी। उसका चेहरा डर के मारे फीका पड़ गया था और वो कांप रहा था। और फिर मैंने उन्हें देखा। पैरामेडिक्स वाले मेरी मॉम को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। उनका चेहरा खून से भरा हुआ था। उनका शरीर टेढ़ा हो गया था और उनके कपड़े लाल रंग से भीगे हुए थे। मैं आगे बढ़ते हुए मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। मॉम, क्या आप इनकी बेटी हैं? उनमें से एक आदमी ने पूछा। उसकी आवाज में अर्जेंसी दिख रही थी। मैंने बिना बोले सर हिलाया। हम इन्हें सेंट मेरीज ले जा रहे हैं, आप हमारे पीछे आ जाइए। हॉस्पिटल के अंदर हर जगह एंटीसेप्टिक बदबू और निराशा का भाव था। डॉक्टर्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मिस कार्टर, आपकी मॉम का काफी खून बह चुका है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। माफ करिएगा, हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये शब्द मुझे तीर की तरह चुभे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे घुटनों में जान ही नहीं बची और मैं खाली हॉलवे में रखे बेंच पर लड़खड़ा कर गिर गई। मैं रोई नहीं, मैं बस वहीं बैठी रही। सफेद ठंडी जमीन को घूरती रही और किसी चमत्कार के होने का इंतजार करने लगी। बेचैनी के साथ थका देने वाले इंतजार ने मुझे एक बार बेंच पर बेहोश कर दिया, लेकिन फिर किसी के कदमों की आवाज ने मुझे नींद से जगाया। जब मैंने आंखें खोली तो मुझे सामने एक आदमी की परछाई दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कि वो वहां का एक और पेशेंट है। उसने हॉस्पिटल का गाउन पहना हुआ था। वो नंगे पांव टाइल पर अपने पैर घसीटते हुए वहां से गुजर रहा था, लेकिन उसके अंदर कोई तो बात थी जो मुझे सही नहीं लग रही थी। वो बहुत धीरे चल रहा था। उसका सर एक तरफ झुका हुआ था। उसके हाथ दोनों तरफ बस यूं ही लटके हुए थे। उसकी स्किन पीली पड़ गई थी, काफी पीली, लगभग भूरे रंग की पीली। वो हल्की फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे से गुजरा और तब उसने अपना सर हल्का सा टेढ़ा किया तो मैंने देखा कि वो मुस्कुरा रहा था। लेकिन ये कोई आम मुस्कान नहीं थी। उसके होंठ बहुत ही चौड़े थे। उसके दांत किसी जानवर से कम नहीं थे। उसे देखकर मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मैं बहुत ही मुश्किल से इस बात को निकल पाई और अपने अंदर रेंगती इस बेचैनी को दूर करने की कोशिश की। शायद वो बीमार था, शायद उसे मदद चाहिए। सर, मेरी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर उठी। वो आदमी रुक गया। धीरे धीरे उसने अपना सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। जिस तरह से उसने कहा, बहुत ही धीरे लेकिन डरा देने वाले तरीके से, कि मेरा दिल रुक सा गया। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, वो मुड़ा और पास के दरवाजे से अंदर चला गया। मेरे अंदर से मुझे चीख की आवाज आने लगी कि मैं उसका पीछा ना करूं, लेकिन मेरे पैर फिर भी मुझे आगे ले गए। वो दरवाजा हॉस्पिटल के अंदर बने एक छोटे से चैपल की तरफ ले जाता था। जब मैं पहली बार आई थी तो मैंने इसे देखा था, लोगों के लिए बनाई गई प्रार्थना की एक जगह। लेकिन जब मैं उसके अंदर घुसी तो मुझे वहां शुद्धता की कमी महसूस हुई। हवा भारी थी, अजीब सी घबराहट जिसे मैं नाम नहीं दे पा रही थी। सर के ऊपर लाइट टिमटिमा रही थी जिससे दीवार पर अजीब सी परछाइयां बन रही थी। कमरे में बासी बदबू आ रही थी जैसे वहां पुरानी किताबें रखी हों और उनके नीचे कुछ सड़ा हुआ पड़ा हो। वो आदमी अपनी पीठ किए ऑल्टर के सामने खड़ा हुआ था। उसके कंधे बुरी तरह से कांप रहे थे। कुछ सेकंड बाद उसका पूरा शरीर कांपने लगा और फिर उसने फुसफुसाना शुरू कर दिया। धीमी रस भरी आवाज जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। उसकी आवाज मेरे त्वचा के अंदर रेंगती हुई चली गई और उसने मेरे हाथों के बाल खड़े कर दिए। सर, क्या आप ठीक हैं? मेरी आवाज लड़खड़ाई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी फुसफुसाहट और तेज और डरावनी हो गई। उसकी उंगलियां मुड़ने लगी। उसके सर ने हल्का सा झटका लिया जैसे वो अपनी गर्दन को मुड़ने से रोक रहा। मैंने एक कदम पीछे ले लिया। मुझे यहां से निकलना होगा, अभी के अभी। और फिर वो मुड़ा। मेरी सांस मेरे गले में ही अटक गई। उसका चेहरा खराब हो चुका था। उसकी खोपड़ी पर उसकी त्वचा बहुत ही खिंची हुई, उसकी आंखें धसी हुई और खोखली थी, काले गड्ढों की तरह जो कमरे की मंद रोशनी को भी निकल रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था, अजीब ढंग से चौड़ा, जिसमें नुकीले दांतों की धार दिखाई दे रही थी। उसके गले से एक गरजती हुई दहाड़ निकल रही थी।
मैं चिल्लाई। अंधेरे ने मुझे पूरी तरह निगल लिया था। जब मैं उठी तो मैंने खुद को हॉस्पिटल के एक बेड में पाया। सुबह की सूरज की रोशनी पिछली रात के डरावने मंजर को दूर भगाते हुए कमरे की खिड़की से छन कर अंदर आ रही थी। एक नर्स मेरे बगल में खड़ी थी और मेरी रिपोर्ट्स चेक कर रही थी। गुड मॉर्निंग मिस कार्टर, उसने प्यार से कहा। आपने तो हमें डरा ही दिया था। आप हमें चैपल के अंदर बेहोशी की हालत में मिली थी। उस रात के अनुभव ने मुझे एक बार चौंका दिया और मैं सीधी उठकर बैठ गई। वो आदमी, मैंने पूछा। वो पेशेंट, वो भी मेरे साथ था। क्या आपने उसे देखा? नर्स भी हैरान हो गई। कौन सा पेशेंट? वो आदमी जिसने हॉस्पिटल का गाउन पहना हुआ था। उसने मुझसे बात भी की थी। वही तो चैपल के अंदर गया था। उसने अपना सर हिलाया। माफ कीजिए, लेकिन आपके अलावा कोई नहीं था। क्या आपको यकीन है कि वो सपना नहीं था? मैं उससे बहस करके साबित करना चाहती थी कि जो मैंने देखा वो सच था, लेकिन मेरी आवाज ने मेरा साथ नहीं दिया। उसके बाद वो मुस्कुराई। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, आपकी मॉम की सर्जरी सफल रही। अब उनकी हालत में सुधार है। मेरे अंदर राहत की ये लहर दौड़ गई। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने उन्हें जैसे खो ही दिया था, लेकिन वो जिंदा थी। फिर भी जब मैं उस दिन मैं अपनी मॉम के बिस्तर के पास जाकर बैठी और उनका गर्म हाथ अपने हाथ में लिया, तभी मेरे दिमाग में उस आदमी के बारे में कुछ ना कुछ चल रहा था जो पिछली रात मुझे चैपल में मिला था। आज तक भी मुझे इस बात का पता नहीं कि वो शख्स वाकई में असली था या फिर मेरे थके और डरे हुए दिमाग की उपज। लेकिन एक बात तो तय है, हॉस्पिटल्स जान बचाने की जगह होनी चाहिए, और उस रात मुझे एहसास हुआ कि ये जगह डरावनी भी हो सकती है। आपने जो कहानी अभी देखी वो रेडिट पर डाली हुई इस वीडियो पर आधारित है। इस वीडियो को बनाने वाले शख्स ने एक हॉस्पिटल के चैपल के अंदर एक आदमी को बहुत ही अजीब व्यवहार करते हुए देखा। कोई नहीं जानता कि यह वीडियो एक धोखा है या फिर किसी के ऊपर एक आत्मा का असर का सबूत, लेकिन इस वीडियो में आदमी का व्यवहार किसी को भी डराने के लिए काफी है। मेरा नाम जोसेफ है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मरने के इतने करीब आ जाऊंगा। मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में सालों बिता चुका हूँ, फिर वो बीट्स बनाना हो या डीजे पर रिकॉर्ड बजाना, लेकिन न्यू ईयर्स की ईव पर जो मेरे साथ हुआ उसके लिए मुझे कोई भी तैयार नहीं कर सकता था। रात के वक्त सबवे पर भीड़ लगी हुई थी। न्यू ईयर्स ईव पर हमेशा ऐसे ही होता है, लोग पार्टी में जा रहे थे, जश्न मना रहे थे, हंस रहे थे। मैं देर रात तक काम करने के बाद घर जा रहा था। मेरा सर दर्द हो रहा था, ड्रिंक करने की वजह से नहीं बल्कि बहुत काम करने की वजह से। मैंने बहुत देर तक तेज गाने बजाने थे और अब मुझे बस अपना बिस्तर चाहिए था। मैं 49th स्ट्रीट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ा और अपनी ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। ठंडी हवा मेरी जैकेट से आर पार हो रही थी और मैंने उसे कसकर अपने आप से लपेट लिया। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। कुछ फीट की दूरी पर एक आदमी खड़ा था, अपना एक पैर से दूसरे पैर पर झूल रहा था। वो लंबा और दुबला पतला था, उसके गाल अंदर धंसे हुए थे और उसकी आंखें चौड़ी और सतर्क थी। वो अपने आप से बुदबुदा रहा था, उसकी उंगलियां हिल रही थी। उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने मेरे पेट में मरोड़ पैदा कर दी। न्यूयॉर्क दुनिया जहां के अजीब लोगों से भरा हुआ है, और यही कहकर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। उसके होंठ हंसी में बदल गए, धीरे धीरे बढ़ती हुई मुस्कान जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे अंदर से आवाज आने लगी कि मैं वहां से हट जाऊं, कहीं और जाकर खड़ा हो जाऊं, लेकिन मेरा शरीर जैसे जम गया था। टनल में दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज गूंज रही थी। लोग इधर उधर खिसक रहे थे, धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रहे थे। मैं अपना फोन चेक करते हुए कैजुअल बर्ताव करने की कोशिश कर रहा था। फिर सब कुछ अचानक से हुआ। मेरी पीठ पर एक जोरदार झटका लगा। मेरा शरीर आगे की ओर झुका और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैं गिर गया। वक्त धीरे धीरे चलने लगा। स्टेशन पर खड़े लोगों की चीख गूंज रही थी। जमीन मेरी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। मैं गिरने से बचने के लिए हाथ पैर मार रहा था। मेरा सर मेटल की रेलिंग से टकराया और मुझे तेज दर्द का एहसास हुआ। मैंने ट्रेन की हेडलाइट की चकाचौंध कर देने वाली रोशनी और ब्रेक की आवाज को मुश्किल से पहचाना। खुशकिस्मती से ट्रेन के ड्राइवर ने मुझे आखिरी सेकंड में देख लिया और इमरजेंसी ब्रेक लगाई। किसी तरह मैं पटरियों के बीच की छोटी सी जगह में गिर गया, कुचले जाने से बस कुछ इंच दूर। दर्द मेरे शरीर में भर गया। मुझे अपनी पसलियों पर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें हथौड़े से कुचल दिया हो, और मेरा सर ऐसे धड़क रहा था जैसे उसके दो हिस्से हो गए हों। मेरे मुंह में खून जमा हो गया। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन दर्द ने मुझे जकड़ लिया।
मुझे ऊपर से आवाज आती हुई सुनाई दी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। दूर से सायरन बज रहे थे। अगली बात जो मुझे याद है कि मुझे स्ट्रेचर पर उठाया गया। तेज रोशनी मेरी आंखों को जला रही थी। पैरामेडिक्स ने मुझसे बात की, लेकिन उनके शब्द मुझे एक साथ मिलते हुए सुनाई दिए। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर था। मेरा शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ था। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। कमरे से एंटीसेप्टिक की बदबू आ रही थी। मशीनों की लगातार बीप ने खामोशी को भर दिया था। एक नर्स मेरी तरफ झुकी। आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आप जिंदा हैं मिस्टर लिंस्की। खुशकिस्मत? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। उसके बाद मेरे दिमाग में सबवे की मेमोरी आई। धक्का लगना, मेरा ठंडी पटरी पर जा गिरना। मुझे घबराहट होने लगी। नर्स ने मुझे मेरी इंजरीज के बारे में बताया। एक टूटा हुआ सर, फ्रैक्चर्ड पसलियां, पूरा शरीर टूटा हुआ, लेकिन मैं जिंदा था। उसके बाद एक ऐसी खबर आई जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, जिस आदमी ने आपको धक्का दिया था उसका नाम कैमल है। कुछ दिनों के बाद पुलिस मेरे हॉस्पिटल वाले कमरे में आई। उन्होंने मुझे मग शॉट दिखाया। ये वही था। कैमल का हिंसक अपराध का लंबा इतिहास रहा है। हमला, डकैती, ड्रग्स रखना। वो सालों से जेल में आता जाता रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो आजाद होकर सड़कों पर घूम रहा था, एक शरीफ इंसान को ट्रेन के आगे धक्का देने के लिए। मैंने उसकी तस्वीर को घूर कर देखा। मेरी उंगलियों ने हॉस्पिटल के कंबल को कसकर पकड़ लिया। उसकी वही बड़ी बड़ी चौड़ी आंखें वापस से मुझे घूर रही थी। उसने बताया नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा। उनमें से एक ऑफिसर ने सर हिलाया। कोई खास मोटिव नहीं। उसने कहा कि उसका धक्का देने का मन किया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी वजह के। ना कोई बहस, ना कोई उकसाना, सिर्फ एक इंसान को बुरी तरह तड़पते हुए देखने की इच्छा। कैमल के गिरफ्तार होने के बाद भी मैं सो नहीं पाया। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता था, मैं वापस से उसी प्लेटफॉर्म पर आ जाता और मुझे उसके हाथ का धक्का महसूस होता था। ट्रेन की हेडलाइट मेरे दिमाग में जलन पैदा कर देती थी। एक रात में सांस लेने की कोशिश करते हुए घबरा कर उठा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मेरी चादर पसीने से गीली हो गई। मैंने अपना फोन लिया और न्यूज देखना शुरू किया। कैमल का ट्रायल आने वाला था। मेरा वकील उस पर हत्या करने का आरोप लगाने का जोर डाल रहे थे। मुझे उसे एक बार फिर देखना था। अपने डॉक्टर और दोस्तों की राय के खिलाफ जाकर मैं हियरिंग में शामिल होने के लिए गया। मुझे इस बात को खत्म होते हुए देखना था। जब मैं कोर्टरूम में दाखिल हुआ, मेरी पसलियां अभी तक दर्द कर रही थी। कैमल पहले से ही वहां ऑरेंज जंपसूट पहनकर बैठा था। उसके हाथों में हथकड़ी थी और वो झुककर बैठा हुआ था। फिर उसने आंख उठाकर ऊपर देखा। वही मुस्कान उसके चेहरे पर फिर से आ गई। मुस्कान हल्की थी, लेकिन उसके होंठों के किनारे पर गड्ढे बन गए जिन्हें मैंने देख लिया था। मेरे अंदर घबराहट बढ़ने लगी। उसने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं किया, ना ही उसे कोई डर था। वो इन सबके मजे लूट रहा था। मैंने अपने हाथ बांध लिए। मुट्ठी इतनी जोर की बंद थी कि मेरे नाखून हाथों में गड़ने लगे। मैं चिल्लाना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि क्यों, लेकिन इससे किसका भला होता। उस आदमी की आत्मा मर चुकी थी। जज ने उसे सजा सुनाई और पहली बार कैमल के चेहरे की मुस्कान गायब होती दिखाई दी। सच्चाई को अपनाने की कोशिश जारी थी। कई महीने बीत गए, लेकिन निशान दोनों शारीरिक और मानसिक अभी भी बरकरार थे। कैमल हॉकिंस को 25 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन इतना काफी नहीं था। लेकिन कम से कम वो इन सड़कों से दूर था। आज भी जब मैं स्टेशन पर ट्रेन के आने की आवाज सुनता हूँ तो ठिठुर जाता हूँ। मैं प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले एक लंबी सांस लेता हूँ और किनारे से जितना दूर हो सके उतना दूर रहता हूँ। मैं उस रात सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी किस्मत की वजह से बचा था। कई लोग ऐसे थे जो मेरे जितने खुशकिस्मत नहीं थे, लेकिन जितनी बार भी मैं अपनी परछाई देखता हूँ तो मेरे माथे पर चोट के निशान मुझे ये याद दिलाते हैं कि मैं मरने के कितने करीब था। लेकिन ये मुझे ये एक और चीज याद दिलाता है कि मैं आज भी यहाँ हूँ। मैंने उस मुश्किल समय को पार किया, लेकिन मैं डर को जीतने का मौका नहीं देता। न्यू ईयर्स ईव पर कैमल हॉकिंस ने 45 साल के म्यूजिक प्रोग्रामर और डीजे जोसेफ लिंस्की को मैनहट्टन सब स्टेशन पर एक आती हुई ट्रेन की पटरियों पर धकेल दिया। चमत्कारी रूप से जोसेफ बच गया, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई। इसमें खोपड़ी में दरार, पसलियों में फ्रैक्चर और तिल्ली का फटना शामिल था। गवाहों ने बताया कि हमले से पहले हॉकिंस का व्यवहार अजीब था। उसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें मारपीट और डकैती शामिल है, और उसे घटनास्थल पर ही फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। जोसेफ के वकील ने हॉकिंस पर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। जोसेफ ने बाद में उस खौफनाक पल को याद किया जब हॉकिंस ने बिना चेतावनी के आंख से आंख मिलाते हुए उन्हें धक्का दिया। ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ और फौरन लिए गए एक्शन ने एक भयानक घटना को होने से बचा लिया। इस मामले में न्यूयॉर्क सर्विस सिस्टम में बार बार अपराध करने वालों और लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंता बढ़ाई।
हॉकिंस ने अदालत में कोई पछतावा नहीं दिखाया और उसे 25 साल जेल की सजा सुनाई गई। जोसेफ हालांकि सदमे में था, लेकिन उसने आगे बढ़ने की कसम खाई। वो मौत के इतने करीब आकर बचने के लिए शुक्रगुजार था। जब मैं पहली बार अपने नए घर में आया तो मुझे लगा कि मुझे आखिरकार शांति मिल गई है। पड़ोस शांत था, घर मामूली था लेकिन आरामदायक था और सब कुछ आम लग रहा था। मेरे साथ वाले घर में जो पड़ोसी थी वो एक बुजुर्ग कपल था, मिस्टर एंड मिसेस टर्नर। मिस्टर टर्नर एक लंबे कद वाले पतले आदमी थे जिनके गाल धसे हुए थे और आंखें तीखी थी। उनकी पत्नी जूडी हमेशा व्हीलचेयर पर रहती थी, एक मूर्ति की तरह उनके बरामदे में बैठी रहती। वो कभी हिलती नहीं, न ही कभी पलक झपकाती। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे लगा कि वो सो रही हैं, लेकिन जब मेरी आंखें कुछ देर तक उन पर टिकी रही तो मुझे उनसे डर लगने लगा। उनकी पीली त्वचा लगभग बेजान लग रही थी, उनके हाथ आराम से उनकी गोद में टिके हुए थे। मैंने कभी भी मिस्टर टर्नर को उनसे बात करते हुए नहीं देखा था, वो बस वहीं बैठी रहती थी। एक शाम जब मैं पौधों को पानी दे रहा था तो मैंने उनके आंगन की तरफ देखा और डर के मारे सहम गया। जूडी मेरी तरफ देख रही थी, उनकी बड़ी बड़ी काली आंखें मेरी आंखों पर ही टिक गई थी। उन्होंने एक बार भी पलक नहीं झपकाई, वो हिली नहीं, बस वहीं बैठी रही, बिना आंखें झपकाए मुझे देखती रही। मेरे शरीर में एक कपकपी दौड़ गई। मैंने एक पल के लिए दूसरी तरफ देखा। मैं उस भयानक एहसास को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैं वापस मुड़ा तो वो अभी भी मुझे घूर रही थी। मेरा दिल जोर से सीने में धड़कने लगा, मेरी सांसें चढ़ने लगी। उनकी नजरों में कुछ ऐसा था जिसने मेरे पूरे शरीर को दहशत में डाल दिया। उसके बाद एक ठंडा हड्डीदार हाथ मेरे कंधे पर महसूस हुआ। मैं हाफने लगा। मैं इतनी जोर से पीछे की तरफ घूमा कि मैं गिर गया। मेरा मकसद तुम्हें डराने का नहीं था। ये मिस्टर टर्नर थे, उनकी आवाज़ बजरी की तरह खुरद रही थी। मैंने ठीक से सांस लेने की कोशिश की और कहा, कोई बात नहीं। उसके बाद उन्हें अपनी पत्नी नजर आई और उन्होंने एक लंबी सांस ली। जूडी पिछले 12 साल से ऐसे ही है, पैरालाइज्ड है वो बस वहाँ सारा दिन बैठी रहती है और पता नहीं कहाँ देखती रहती है। मैं मुश्किल से इस बात को हजम कर पा रहा था। 12 साल? उसने अपने थके हुए चेहरे को हिलाते हुए कहा। डॉक्टर का कहना है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो बस अपनी दुनिया में है। मैंने सर हिलाया, लेकिन मेरे पेट में जो मरोड़ उठ रहे थे वो नहीं गए। उस रात जैसे ही मैं बिस्तर पर आकर लेटा तो मैं ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। जिस तरीके से वो बिल्कुल स्थिर बैठी हुई थी, किस तरह उसकी नजरें झपक नहीं रही थी। मैंने खुद से कहा कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। फिर नॉक नॉक नॉक। मैं उठकर बैठ गया। मेरा दिल मेरे गले तक आ गया था। मेरे बिस्तर के पास रखे टेबल की घड़ी में सुबह के 1:03 हो रही थी। मैंने अपनी सांस रोककर सुनने की कोशिश की। नॉक नॉक नॉक। जैसे ही मैं बिस्तर से उतरकर खिड़की की तरफ बढ़ा, मेरे दिल की धड़कनें मेरे कानों में जोर से सुनाई देने लगी। मैंने पर्दा साइड पर हटाया और अपने घर के मेन दरवाजे की तरफ झांक कर देखा। जो मैंने देखा उसके बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां जूडी खड़ी थी। वो अपनी व्हीलचेयर पर नहीं थी, बल्कि अपने पैरों पर खड़ी हुई थी। उसका कमजोर शरीर झुका हुआ था, उसका सर थोड़ा सा बगल की तरफ झुका हुआ था। आंगन पर लगी लाइट की रोशनी उसके चेहरे पर गहरी छाया डाल रही थी, जिससे वो और भी डरावनी लग रही थी। मैं पीछे हट गया, मेरी सांस गले में अटक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर मैं नीचे की तरफ भागा और मैंने दरवाजा खोला। आंगन खाली था, वो जा चुकी थी। रात भर भारी सन्नाटा छाया रहा। वहां सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, मेरी उखड़ी हुई सांस की। मैंने दरवाजा जोर से पटका और फिर अंदर से बंद कर दिया। अगली सुबह मैंने मिस्टर टर्नर से बात की। मिस्टर टर्नर, मैंने सावधानी से कहा, क्या कल रात जूडी मेरे घर आई थी? उनके चेहरे के भाव अचानक गहरे हो गए, उनकी आंखें सिकुड़ गई। ये कोई मजाक नहीं है, उसने गुस्से में कहा। मेरी बीवी हिल नहीं सकती, उसने पीछे 10 साल से एक उंगली तक नहीं उठाई है। किस तरह का बेहुदा मजाक कर रहे हो तुम? मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने देखा था, वो मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज के बाद ऐसा कभी मत कहना। मैं पीछे हट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं। या तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था या फिर कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ चल रही थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर बार जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता तो मुझे जूडी की बेजान आंखें दिखाई देती। और फिर रात के करीब 2 बजे हंसने की आवाज आने लगी। एक हल्की कर्कश आवाज वाली हंसी हवा में फैल गई। मैं सीधा बैठ गया। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए।
कांपते हुए हाथों के साथ मैं बाहर निकला। जूडी मेरे फेंस के पास खड़ी हुई थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। हंसते हुए उसके कमजोर कंधे धीरे धीरे हिल रहे थे। उसके बाल गीले थे, उसके चेहरे से चिपके हुए थे। वो अजीब ढंग से सीधी खड़ी हुई थी, जैसे कोई टूटी हुई गुड़िया दिखाई न देने वाली डोरियों से टिकी हो। जूडी, मेरी आवाज लड़खड़ाई। प्लीज अंदर वापस चली जाओ। वो हिली नहीं। जूडी। अचानक उसने अपना पूरा सर घुमा दिया, लेकिन बिना अपना शरीर घुमाए। उसका चेहरा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसकी पीली त्वचा और भी ज्यादा ढीली पड़ चुकी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी चौड़ी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें बड़ी, खून से भरी और बेजान लग रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे और उसने एक बार फिर घुटन भरी हंसी की आवाज निकाली। मेरा पेट डर के मारे दर्द करने लगा। फिर वो मेरी तरफ झुकी। मैं पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। खुद से ही टकराते हुए मैं अपने घर के अंदर की तरफ भागा। मैं मुश्किल से अंदर घुसा और फिर फौरन मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी छाती तेजी से उठने और गिरने लगी। सन्नाटा छा गया। मैंने पीप होल से झांक कर देखा। वो जा चुकी थी, लेकिन मैं जानता था कि वो सच में वहां से नहीं गई है। मैंने बाकी की रात जाग कर निकाली। हर एक आवाज मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। अगले कुछ दिनों तक मैंने टर्नर्स के घर की तरफ देखना बंद कर दिया, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता था मुझे देखते हुए। और फिर एक रात मेरी नींद किसी और आवाज से सुनकर खुली। खुरचने की आवाज, धीरे से खींचने की आवाज, जैसे किसी चीज को सीमेंट की जमीन पर घसीटा जा रहा। मैं उठकर बैठ गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज बाहर से आ रही थी। अपनी सांस रोककर मैं खिड़की की तरफ रेंगते हुए गया। जूडी मेरे घर के गार्डन में खड़ी हुई थी। उसकी व्हीलचेयर उससे कुछ फीट दूरी पर एक तरफ झुकी हुई पड़ी थी। मैं हैरान हो गया, आखिर वो यहाँ तक आई कैसे? और फिर चांद की मंद रोशनी में मैंने उसकी उंगलियां देखी। उसके नाखून फुटपाथ में गड़ रहे थे। उसके कमजोर शरीर को इंच दर इंच आगे खींच रहे थे। जैसे वो मेरे घर के करीब पहुंची, उसकी बाहें कांप उठी। मैं लड़खड़ा कर पीछे हट गया। मेरा दिल दहल गया। ये सच नहीं हो सकता। मैं नीचे भागा और मैंने अपने कान दरवाजे पर लगा लिए। शांति। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ मेरे दिमाग की उपज थी। और फिर टैप टैप टैप, सिर्फ एक उंगली की मदद से लकड़ी के दरवाजे पर खटखट हुई और मैं उछलकर पीछे हट गया। मैंने खुद को चिल्लाने से बचाने के लिए अपना मुंह बंद कर दिया। मैंने इंतजार किया और ज्यादा इंतजार। आखिरकार खटखट बंद हो गई। जब मैंने पीप होल से देखने की हिम्मत की, तब तक वो जा चुकी थी। लेकिन मैं जानता था कि ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। हर दूसरी और तीसरी रात मेरी आंख खुलती और जूडी मेरे घर के बाहर खड़ी हुई दिखाई देती। वो कभी हिलती नहीं कभी कुछ बोलती, बस वहीं खड़ी रहती, देखती रहती। मैं इस तरह नहीं जी सकता। मुझे यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। शांत इलाके में रह रहे एक आदमी को रात के वक्त अपने घर के आसपास एक खौफनाक औरत दिखाई देने लगी। एक रात उसने औरत को अपने घर के फेंस के पास देखा और उससे बात करने गया, लेकिन उस महिला ने कुछ नहीं कहा और ना ही एक इंच भी हिली। आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो ऊपर बताई गई कहानी की प्रेरणा है। हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा था और स्क्रीन पर लियम का नाम आ रहा था। मैं फोन उठाने से पहले हिचकिचाया। लियम बिना किसी मतलब के फोन नहीं करता। उसने आज तक नहीं किया। जब भी वो फोन करता है, इसका मतलब है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। हे, मुझे पिक करने आओ, उसने धीरे लेकिन अर्जेंसी दिखाते हुए कहा। ब्रैडली बीच, अभी। मैंने पहले से ही पछतावे की सांस भर ली। क्यों, क्या चल रहा है? तुम बस यहाँ आ जाओ, उसने गुस्से से कहा। मैं सब बताऊंगा। मुझे उसे नजरअंदाज करना चाहिए था, उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बीच के पार्किंग लॉट तक अपनी गाड़ी ले गया। उस रात बहुत ठंड थी, इतनी की हड्डियां जम रही थी, लेकिन पहले से ही बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था। उसके हाथ उसकी हुडी जैकेट के जेबों में धंसे हुए थे और चिंता से कंधे ऊपर चढ़े हुए थे। जैसे उसने मुझे देखा, वो अंदर आकर बैठ गया और जोर से दरवाजा बंद किया। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में जंगलीपन था, उत्साह से भरी। उसने अपने हाथ मले और वो अजीब सा बर्ताव कर रहा था, जैसे उसके अंदर बहुत ऊर्जा हो। वो छोटी छोटी फूंकार भरने जैसी सांसें ले रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ उबल रहा और वो निगलने की कोशिश कर रहा। मैंने अपना फोन एडजस्ट किया और इस बात का ख्याल रखा कि कैमरा ऑन रहे। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि क्या हुआ है।
तुम फोन पर काफी उतावले लग रहे थे। उसके होंठों से जगमगाती हुई बड़ी सी मुस्कान आई और उसने खुद को आजाद कर लिया। यार मैंने कर दिया, काम हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या कर दिया? भगवान की खातिर मुझे साफ साफ बता कि तूने क्या करा है। उसकी सांसों ने मेरे चेहरे को आकर छुआ। उसमें सिगरेट की बदबू थी। सहरा यार वो जा चुकी है, एकदम गायब। मैंने कसकर स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। क्या मतलब है कि सारा जा चुकी है? वो मुझे देखकर मुस्कुराया और उसके दांत मंद रोशनी में चमक रहे थे। मैंने उसे मार डाला, अपने ही हाथों से उसका गला दबाया, वो भी उसी के घर में। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि किसी को इस तरह मारने में कितना वक्त लगता है। ये मूवी में दिखाने जितना आसान नहीं भाई, इसमें बहुत टाइम लगता है। वो बीच बीच में ऐसे हंस रहा था जैसे उसे खुद पर यकीन ना हो रहा। मुझे तो लगा कि वो जल्दी दम तोड़ देगी, लेकिन नहीं, उसने काफी लड़ाई की। उसके नाखून, अरे यार उन्होंने तो मेरे हाथों को नोच लिया। मेरे तो हाथ फिसल रहे थे। उसका पूरा शरीर लड़ाई कर रहा था। मुझे बहुत ही ताकत लगाकर अपने घुटनों की मदद से उसे नीचे दबा कर रखना पड़ा। तुम सोच भी नहीं सकते कि जब किसी को पता चलता है कि वो मरने वाला है, वो कितनी जान लगाता है। तो मेरी फिरकी ले रहे हो ना? लियम सर हिलाते हुए मुझ पर हंसने लगा। काश ऐसा होता, लेकिन नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। महीनों की प्लानिंग, हर एक छोटी छोटी चीज का ख्याल, और फिर जब आखिरकार ये हुआ, सब कुछ सपना लग रहा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। बताओ मुझे कि क्या हुआ है? लियम आराम से सीट पर पीछे होकर बैठ गया और अपने शरीर को खींचने लगा जैसे वो किसी शानदार रात को याद कर रहा हो। मैं उसके घर गया, ये एक आम विजिट थी। इसमें कुछ अजीब नहीं था। हम बस बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। उसे कोई अंदाजा नहीं था। और फिर जब वो मुड़ी, उसने अपने हाथों से गले को चारों तरफ से पकड़ने का नाटक किया। मैंने अपने हाथ उसके गले पर लपेट दिए और जोर से दबाया। पहले तो उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, और फिर वो लड़ने लगी, जोर से खरोच मारने लगी, लात मारने लगी, सांस लेने के लिए तड़पने लगी। ये बहुत ही जबरदस्त था यार। उसका चेहरा, यार उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई, उसके होंठ नीले पड़ गए। तुमने सच में कभी किसी को अपनी जान के लिए तड़पते हुए देखा है? ये कुछ अलग ही एहसास होता है। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उल्टी कर दूंगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, क्या ये लियम? उसने हल्की सी सीटी बजाई। अरे यार तुमने उसे देखा नहीं, उसकी जीभ बाहर लटक गई थी, हिल रही थी। तब जाकर मुझे पता चला कि मैंने उसे मार डाला है, लेकिन इस काम को करने में बहुत वक्त लग गया। मुझे लगता है करीब 30 मिनट। मेरे पसीने छूट गए, मेरे हाथों से आग निकलने लगी। तुम्हें लगेगा कि ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं, शरीर जैसे खुद को छोड़ना ही नहीं चाहता है। कुछ देर बाद उसने हिलना बंद कर दिया। मैंने उसे छोड़ दिया और वो पूरी तरह से झुक गई, जैसे कोई रुई की गुड़िया। मैंने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरे हाथ सफेद पड़ गए। क्यों? आखिर तुमने क्यों किया ऐसा? उसका चेहरा काला पड़ गया और फिर वो कमजोर बीमार मुस्कान वापस आ गई। पैसा यार, उसके पास विरासत का पैसा था। मुझे लगा कि मैं कुछ चुरा लूंगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मजाक की बात क्या है? वो सारा पैसा पुराने बिल्स के तौर पर था, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। मैं फिजूल में ही उसे मार चुका। क्या तुम सोच सकते हो मुझे कुछ भी नहीं मिला? मैंने अपने गुस्से को निकल कर उसे पूछा, इसके बाद तुमने क्या किया? लियम आगे की तरफ झुका और उसने अपनी आवाज धीरे कर ली, जैसे उसे हर बात बताने में मजा आ रहा। मुझे उसकी लाश ठिकाने लगानी थी, इसलिए मैंने उसी की गाड़ी में उसे पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। मुझे जबरदस्ती उसे सीट बेल्ट पहनानी पड़ी, क्योंकि मैं चाहता था कि नेचुरल लगे। उसका सर बार बार इधर उधर झूल रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। वो कांपते हुए मुस्कुराने लगा। ये बहुत डरावना था वैसे। मैंने खुद को जबरदस्ती उससे पूछने के लिए मजबूर किया, अब वो कहाँ है? लियम ने अपनी गर्दन हिलाई और उसे ऐसे खींचने लगा जैसे उसने अभी वर्कआउट खत्म किया है। रूट 35 ब्रिज। प्रेस्टन ने मेरी मदद की। हम उसकी लाश वहां लेकर गए आधी रात में। उस वक्त बहुत ठंड थी यार। हम किनारे पर पहुंचे, गाड़ी की डिक्की खोली और वो वहां थी, बस ऐसे ही लेटी हुई। काफी शांत लग रही थी, बहुत ज्यादा ही शांत। तुम उसे देखकर ऐसा लगेगा कि वो सो रही है, लेकिन नहीं, वो मर चुकी थी। मैंने अपने हाथों को कांपने से रोका। तुमने उसे धक्का दे दिया? वो खिलखिला उठा, मुस्कुराने लगा जैसे उसे कोई अजीब स्टंट याद आ गया। हमने उसे उठाया और घसीट कर रेलिंग तक ले गए। वो बहुत भारी थी यार। मरे हुए इंसान का वजन कोई मजाक की बात नहीं। फिर हम उसे नीचे गिरा चुके थे, बस ऐसे ही, काले पानी के अंदर। कोई हलचल नहीं, ना ही कोई चीख। वो बस जा चुकी थी, अंधेरे में समा गई थी। मैं ढंग से सांस नहीं ले पा रहा था। वो जो कह रहा था, उस बात की गहराई और उसकी बेपरवाही, ये सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया था। हाथों को स्टीयरिंग व्हील पर कसने की वजह से मेरे हाथ पसीने से भर गए थे। मेरा सर चक्कर खा रहा था, मेरा माथा पसीने से लथपथ था, मेरे पैर कांप रहे थे। लियम ने फिर से हाथ बढ़ाया, उबासी ली।
ना कोई इंसान, ना ही कोई क्राइम, किसी को कभी भी उसके बारे में पता नहीं चलेगा। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने एक हत्यारे को उसके किए के बारे में खुलकर बताते हुए रिकॉर्ड किया। वो तो वक्त बताएगा। रात में सायरन की आवाज दूर से आ रही थी। लियम अपनी जगह पर जम गया, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ये सब क्या है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चमकती हुई लाइट्स रियर व्यू मिरर में पड़ी और ज्यादा रोशनी हो गई। लियम की आंखें डर के मारे बड़ी हो गई। तुमने 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 पुलिस बुलाई? मैंने अपनी आवाज कड़क रखी। तुमने अभी कैमरे के आगे कत्ल कबूल किया है। वो मेरे ऊपर कूद गया और मैं उसे पीछे धक्का देने के लिए तैयार था। पुलिस की गाड़ियों ने हमें घेर लिया। ऑफिसर्स उसे बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगे। लियम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो फंस चुका था। जैसे ही उन्होंने उसे हथकड़ी पहनाई, मैंने अपना फोन दे दिया। रिकॉर्डिंग अभी भी ऑन थी। लियम की ठंडी और बेसुरी आवाज हवा में गूंज उठी। उसने अपनी हर हरकत का बयान किया था। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा, लेकिन मैं एक इंच भी नहीं हिला। न्याय हो चुका था। जब वो उसे वहां से लेकर गए तो सायरन की आवाज कम हो गई। मैं गाड़ी में जाकर बैठा। मैं कांप रहा था, लेकिन मुझे तसल्ली थी। सारा स्टर्न की कहानी यूं ही तब नहीं जाएगी। उसके कातिल को सजा मिलेगी और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। सारा स्टर्न मर्डर का मामला दिसंबर 2016 में नेपट्यून सिटी, न्यू जर्सी की 19 साल की लड़की की दुखद हत्या पर आधारित है। स्टर्न को 2 दिसंबर 2016 में लापता बताया गया, जब उनकी गाड़ी बेलमार के रूट 35 के ब्रिज पर लावारिस मिली, जिस वजह से अधिकारियों को पहले यह लगा कि उन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन उनकी सच्चाई इससे कई ज्यादा भयानक थी। उनके बचपन के दोस्त लियम को बाद में स्टर्न के घर चोरी करते वक्त उनका गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगा और गिरफ्तारी हुई। लियम का मानना था कि स्टर्न को उसकी मॉम के मरने के बाद एक बड़ी रकम विरासत में मिली थी। उसने अपने एक साथी प्रेस्टन टेलर के साथ मिलकर स्टर्न की लाश को शार्क नदी के ऊपर बने पुल से नीचे फेंक दिया। स्टर्न की लाश कभी नहीं मिली। 2019 में लियम को फर्स्ट डिग्री हत्या, डकैती, मानव अवशेषों के अपमान और भी आरोपों के साथ दोषी ठहराया गया। टेलर, जिसने लाश को ठिकाने लगाने में लियम की मदद की, उसे 18 साल की सजा मिली। ये मामला विश्वासघात और चौंका देने वाली क्रूरता के लिए मशहूर हुआ। लियम और टेलर दोनों की पैरोल को खारिज कर दिया गया। जब ये मामला सबके सामने आया तो इसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक बचपन का दोस्त भी ये अपराध कर सकता है।